नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। मेंस का एग्ज़ाम अभ्यास पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपका मेंस एग्ज़ाम होगा, उतने अच्छे से मार्क्स आपको मिलेंगे, उतना कंफर्ट आप फील करेंगे। तो कोशिश ये करिए कि रोज़ 2-3 आंसर आप कम से कम हर एक पेपर में लिख कर और उसको चेक करिए, खुद या किसी से चेक कराइए। पूरा खेल प्रैक्टिस का है, पूरा खेल अभ्यास का है। तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र पर हमारी चर्चा हो रही थी। एक पार्ट फर्स्ट हमने इसमें किया था, हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में हमने देखा था। इस पर आधारित प्रश्न भी मैं आपको सोच रहा हूँ कि नोट करा दूँ, आप नोट कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग उन प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी एक टॉपिक हमारा बचा है, मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 5-6 नदियाँ महत्वपूर्ण हैं जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं। तो अगर ये टिप्पणी पूछ ली जाए या और कौन से संभावित प्रश्न हैं जो बन सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उनकी चर्चा करें। तो एक प्रश्न आप इसको करिएगा, उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। नोट करिए, फटाफट प्रश्न नोट कर लीजिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्णन कीजिए। एक प्रश्न ये है, मैप बना के इसको दिखाइएगा। जो भी नदियां हैं, खास करके हिमालयी और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र से जो हमने अभी डिस्कशन किया है, जो नदियां उससे रिलेटेड हैं, उनको आप मैप में दिखा दीजिएगा। मैप आप आउटलाइन किसी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए कि बहुत जल्दी आप बना सकें। जितनी जल्दी बना लेंगे, कितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़े, भारत का मैप, विश्व का मैप, उत्तर प्रदेश का मैप, जहां पे जिस पेपर में जो जरूरी है मैप आप जरूर बनाइए। तो एक प्रश्न आप ये करिएगा, गंगा के मैदान के विकास में हिमालयी नदी प्रणाली की भूमिका का वर्णन कीजिए। मैंने आपको बताया था कि पूरा उत्तर प्रदेश का एक बृहद हिस्सा है जो गंगा के मैदान के अंतर्गत समाहित है और इस हिस्से में उपजाऊ जमीन पाई जाती है। इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बसाव पाया जाता है। इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बसाव क्यों पाया जाता है, अगर इस चीज़ को आप लिख पाएंगे तो आप हिमालयी नदी प्रणाली की भूमिका का गंगा के मैदान के विकास में आसानी से वर्णन कर सकेंगे और उन नदियों को दिखा दीजिएगा। उपजाऊ मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर आसानी से खेती की जा सकेगी। जहाँ पर आसानी से खेती हो सकेगी वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो आर्थिक विकास के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि समस्याएं भी होंगी, बेरोजगारी की दर वहाँ पे ज़्यादा होगी, गरीबी वहाँ पर ज़्यादा होगी, निरक्षरता भी ज़्यादा जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर गरीबी के साथ जुड़ी रहती है। अन्य बहुत सारी समस्याएं, स्वास्थ्यगत समस्याएं जो जुड़ी रहती हैं, लेकिन उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर संसाधन के तौर पर मानव को विकसित कर लिया गया तो वो हमारे लिए लाभदायक हो जाता है, और अगर वो हमारे ऊपर भार रह गया, बेरोजगारी की समस्या रह गई, गरीबी की समस्या रह गई, तो वो हमारे लिए बड़ी समस्या के रूप में प्रकट होती है। विंध्य क्षेत्र की नदियों ने उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास में क्या योगदान दिया है। विंध्य क्षेत्र की नदियों की अगर चर्चा करें तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात कीजिएगा। अगर दक्षिणी हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है वहां पे पानी की सप्लाई सही से हो जाए और अच्छी हो जाए, गवर्नमेंट प्रयास भी कर रही है, तो कितना अच्छा और हो सकता है। और जब पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं थी या नदियां बिल्कुल हटा ही दिए जाए तो वहां पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, यही आपको डिस्कस करना है। गंगा में प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसके बेसिन, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। इसकी बेसिन की स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना पर टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है, यह आज के डिस्कशन का मुद्दा है। प्रदेश की मैदानी भाग की नदियों का वर्णन कीजिए। मैदानी भाग में जो नदियां हैं उनको अभी हम चर्चा के दौरान देख लेंगे। और नमामि गंगे कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस कार्यक्रम का आलोचनात्मक मूल्यांकन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस प्रश्न में जो भी प्रश्न आप, इन सारे प्रश्नों में, समस्त प्रश्नों में आप मैप जरूर बनाएंगे, उत्तर प्रदेश का मैप, और उसमें सारी चीजें दिखाएंगे और चार्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये प्रश्न है कि गंगा में प्रदूषण के कारण, तो कारण क्या है इनको चार्ट में आप दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे, है ना, फिगर बना दीजिए, चार्ट में दिखा दीजिए, जैसे भी है।
उत्तर प्रदेश के आर्थिक सामाजिक विकास में क्या योगदान दिया है। कुछ बातें आप पैराग्राफ में लिखिए, बुलेट पॉइंट में, बाकी चीजें आप चार्ट बना के दिखा दीजिए। पिक्चर बनाइए, चार्ट बनाइए, मैप बनाइए, तब आपका आंसर जो है वो रिच हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन और कल जो हमने डिस्कस किया था, दोनों को मिला के इन सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैदानी क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, उन नदियों पे हमको सबसे पहले, एक बहुत ज्यादा नदियां नहीं है तो शॉर्ट में ही हम चर्चा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत 50 नदियां यहाँ से निकल रही हैं, 5-7 नदियां हैं, 5 नदियां प्रमुख हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां कौन सी नदियां होती हैं, सबसे पहले तो ये हमको जानना है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां, ये हेडिंग डालिए। एक नदी हमने देखा जो कि हिमालयी क्षेत्र से निकल रही है, एक नदी हमने देखा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो पहाड़ी एरिया है, पठारी एरिया है, वहां से निकल रही है। अब एक नदी हम देखने जा रहे हैं, नदी तंत्र देखने जा रहे हैं, तो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं, यानी कि इनका उद्गम किसी पहाड़ पे, पठार पे नहीं हो रहा है, गंगा के मैदानी भाग से निकल रही है। गंगा के मैदानी भाग में गंगा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में नमी लाई जाती है और वो गंगा के मैदान में रहती है। तो वो नमी अगर है तो कई बार मौसमी नदियां इससे निकलती हैं। जब जल वर्षा के कारण ज्यादा हो जाता है तो ये नदियां आपको दिखाई देंगी। जल खत्म हुआ, बाढ़ का क्षेत्र खत्म हुआ, ये सारी चीजें जब समाप्त हो गई तो ये नदियां सूखी हुई आपको मिलेंगी। यानी कि ये मौसमी प्रवृत्ति की नदियां होती हैं, साल दर साल ये नहीं पाई जाती हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो मौसमी होती है। तो यहां पर गंगा के मैदान वाले हिस्से से जो निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं, सबसे पहले उनका नाम आप, एक तो गोमती है, दूसरी यहां पर नदी है वरुणा, एक नदी यहां पर है सई। ठीक है, इनका नाम आपने वैसे सुना होगा, जब यूपी स्पेशल पढ़ रहे होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में से सुना होगा, लेकिन यहां पे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना भी पड़ेगा। एक नदी यहां पर है पांडु और एक नदी है ईशन। ये मुख्य तौर पर 5 नदियां हैं। इसके अलावा एक अश्वी नदी भी है, लेकिन अश्वी नदी पे कोई बहुत ज्यादा आपको मैटर भी नहीं मिलेगा, तो आप लिखेंगे उसी पे जहां पे मैटर मिलेगा। ठीक है, एक नदी है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी जो ये पीलीभीत है, यहां पे आपका पड़ेगा पीलीभीत, मैप में आप लोकेट करिएगा। पीलीभीत में एक झील पड़ती है, सबसे पहले हम गोमती नदी को देखने जा रहे हैं। पीलीभीत में एक झील पड़ती है और इस झील का नाम है फुलहर झील। कौन सी झील? फुलहर झील। फुलहर झील, या इसको एक नाम और देते हैं, गोमती से आप याद रखिए गोमत ताल, ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा, गोमत ताल से ये निकलती है। लगभग 900 किलोमीटर लंबी नदी है, लेकिन ये जो नदी है वो मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। इसका कोई स्रोत आपका पहाड़ या पठार पे नहीं है। ठीक है, बहती बहती आगे बढ़ती चली जाती है। और रामगंगा नदी आपने पढ़ा था ना, रामगंगा नदी और शारदा नदी, इनके बीच के क्षेत्र में ये काफ़ी एरिया कवर करती है। और निचले प्रवाह में ये गंगा और घाघरा के मध्य में भी बहती है। तो शुरुआती जो इसका प्रवाह है, शुरुआती प्रवाह मान लीजिए कि ये नदी है, तो एक तो रामगंगा और गंगा के बीच में इसका रहता है, रामगंगा और शारदा के बीच में रहता है, रामगंगा और शारदा के बीच में रहता है, रामगंगा और शारदा के बीच में। लेकिन इसका जो निचला प्रवाह है, जब आगे बढ़ेगी, ये मान लीजिए कि ये ऊपरी प्रवाह है, निचला प्रवाह यानी कि जब आगे बढ़ रही है नदी, तो निचला प्रवाह गंगा और घाघरा के बीच में रहता है। किसके बीच में? गंगा और घाघरा के बीच में रहता है। मैटर कहाँ से लाएंगे लिखने के लिए? यही सारी चीजें लिखेंगे ना, प्रवाहित होती रहती है। इसी में से एक सई नदी है। सई नदी इसी की प्रमुख सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। किसकी? इसी नदी की, जो गोमती नदी है, तो इसकी जो सई है ये प्रमुख सहायक है। सई इसकी प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक के तौर पर इसको जाना जाता है। पीलीभीत से तो ये निकलती है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसी के तट पर स्थित है। आप जाएंगे जौनपुर, सुल्तानपुर, ये शहर है जो इसके तट पर स्थित है।
जहां पर आपको मैटर नहीं मिल रहा है वहां पे शहरों के नाम लिख के भी आप मटेरियल बना लेंगे। हमेशा स्कोप रखिए, जानकारी आप रखिए। जहां पे आपके पास बढ़िया मैटर है तो वहां पे शहरों के नाम वगैरह ये सब मत लिखिए, जहां पे जरूरत हो तब लिखिए। यहाँ पे मैटर कम है तो आप लिख दीजिए कि पीलीभीत है, शाहजहांपुर है, लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। ये इसके तट पर स्थित प्रमुख नगर है। प्रदूषण के कारण ये परेशान है। लखनऊ का जितना भी नाले का पानी है ये इसी में जाता है और इतनी गंदी ये हो गई है। काफ़ी इसका प्रयास किया गया, सफाई अभियान चलाया गया कि ये स्वच्छ हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो नहीं पाया। कारण ये है कि सारे नाले इसी में मिल रहे हैं और सीवेज का पानी आके इसमें मिल रहा है, तो प्रदूषण का शिकार है। तो गोमती नदी के बारे में जब भी आप लिखिए तो सीधा यही लिखेंगे कि गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। पीलीभीत के फूलहर झील या गोमत ताल से इसका उद्गम होता है। लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा ये तय करती है। ऊपरी इसका हिस्सा है वो रामगंगा और शारदा नदी के मध्य में है, और जो निचला प्रवाह है वो गंगा और घाघरा के मध्य में है। गंगा और घाघरा के मध्य का जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है। सही इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है, और ये प्रदूषण से ग्रस्त है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरी जो नदी है वो वरुणा नदी है। चलिए वरुणा नदी के बारे में देख लेते हैं। अब इसको आप दिखा दीजिए, यहां से कहीं से ये निकल के और आगे ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से आप मैप में इसको दिखा देंगे। सारी नदियों का जब आप मैप देखेंगे तो सारी नदियां आपको लगभग मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मैप में ये सारी नदियां आपको दिखेंगी, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे तो खैर बड़ी बड़ी ही नदियां दी गई हैं, इस वाले मैप में शायद दी हो। ये वाला मैप, यहाँ पे लगभग सारी नदियां दी हुई हैं। ये आपका लखनऊ है, ये गोमती नदी यहाँ से देखिए ये निकल रही है और ऐसे बहते हुए और यहाँ पे जाके ये देखिए, ठीक है। और ये वाराणसी के आगे ये गोमती नदी, हाँ ये देखिए छूट ही गया था। ये कहाँ पे मिल जाती है? ये गंगा में मिल जाती है। तो एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि ये जाके गंगा में फिर मिल जाती है। तो ये इस तरीके से अब आप अपने मैप में दिखाइए, इस जगह से ये शुरू होगी और ऐसे आके मोटा मोटा बस आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप वैसा बनाने की कोशिश करें जैसा आपके एटलस में बना हुआ है, कभी आप नहीं बना पाएंगे, समस्या होगी। तो मोटे तौर पर इसको ले जाके यहाँ पे आप मिला दीजिए, ठीक है। ये आपकी हो गई गोमती नदी। दूसरी नदी आपकी है वरुणा नदी। वरुणा नदी प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है फूलपुर, और फूलपुर बड़ा ऐतिहासिक रहा है। फूलपुर से बड़े बड़े लोग सांसद रहे हैं। फूलपुर से अतीक अहमद तो सांसद रहे ही हैं, फूलपुर से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सांसद रहे हैं, ठीक है। तो फूलपुर के पास से इसका उद्गम होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 100 किलोमीटर इसका प्रवाह होता है, और गंगा नदी में ये भी जाके मिल जाती है केशव घाट के पास। तो यही इलाहाबाद का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है और वाराणसी के पास में ये यहाँ पे आगे जाके मिलेगी और ये वाराणसी के पास जाके गंगा में मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये आपकी गोमती है और ये आपकी वरुणा नदी हो गई, ठीक है ना। वरुणा और अस्सी नदी मिलके ही वाराणसी का जो क्षेत्र है, वरुणा और अस्सी नदी, अस्सी भी एक छोटी सी नदी है, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं कि वाराणसी के आसपास ही ये पाए जाते हैं। अगली नदी यहाँ पर सई है। सई नदी के बारे में आप लिखिए। हरदोई जो जिला पड़ता है, हरदोई में एक झील पड़ती है भिजवान। हरदोई जिला इस जगह आपको मिलेगा। ये यहाँ पे लखनऊ है इस जगह पे, तो यहाँ पे लखनऊ से सटा हुआ जिला है हरदोई। तो हरदोई में एक आपकी झील पड़ती है भिजवान। ये सई नदी के बारे में, भिजवान झील, भिजवान। तो भिजवान झील से इसका उद्गम होता है। हरदोई में तो बहती है, हरदोई के साथ में उन्नाव से होते हुए लखनऊ आती है, लखनऊ से निकलते हुए ये रायबरेली चली जाती है, फिर प्रतापगढ़ और जौनपुर, यहां से तो इसका उद्गम होगा। ये भिजवान यहीं पे झील पड़ेगी और यहां से ये लखनऊ से फिर रायबरेली से ऐसे होते हुए ये आगे प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ से जौनपुर तक ये जाती है। ये नदी कौन सी है? सई। कौन सी नदी है? सई नदी, ठीक है। और ये रायबरेली, प्रतापगढ़, वहां पर आपको प्रयागराज में भी ये मिल जाएगी, इलाहाबाद में भी या प्रयागराज में भी ये बहती है। और इसकी कई छोटी छोटी शाखाएं आपको मिलेंगी। एक का नाम है लोनी, एक का नाम है सकरनी, एक का नाम है लोनी और एक का नाम है सकरनी। सकरनी कोई एक वो भी है,
किसी एक पदार्थ कुछ मार्केट में कुछ सकरनी नाम से कुछ आता है, आप लोग जानते होंगे, तो ये वहाँ पे प्रवाहित होती है इतने जिलों में। छोटी सी नदी है, बहुत बड़ी नहीं है, लंबाई के बारे में इसमें जानकारी नहीं है। एक नदी है आपकी पांडु। पांडु जो नदी है, पांडु नदी गंगा जो नदी है, इसका आप कह सकते हैं एक जलधारा है, गंगा नदी की एक जलधारा है ये। और ये जलधारा जो फर्रुखाबाद पड़ता है ना, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में गंगा नदी बहती है। तो फर्रुखाबाद के पास आप जाएंगे तो उसी में गंगा की एक जलधारा फूटती है। ये आपका पड़ जाएगा फर्रुखाबाद, ये देखिए फतेहगढ़ यहाँ पे दिखाया गया है, इसी जगह पे ये एरिया पड़ेगा। यहाँ पे दिखाई नहीं गई है वो नदी क्योंकि छोटी सी नदी है, इसीलिए नहीं दिखाई गई है। तो फर्रुखाबाद में वहीं पे एक जलधारा है और उसी जलधारा के रूप में ये गंगा की जलधारा है, ये निकलती है। खास करके जब बरसात के दिन आते हैं तो ये प्रकट होती है और उसके बाद में ये बरसाती नदी है तो बरसात के समय प्रवाहित होती है। थोड़ा बहुत आसपास का एरिया जैसे कानपुर नगर है, फर्रुखाबाद से इसका सीमावर्ती ये जिला है, फर्रुखाबाद से इसकी सीमा मिलती है। कानपुर देहात है, कन्नौज है, इन सब एरियाज में, ये सब आसपास के जिले हैं, तो वहाँ पर ये बहती है। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद का मुख्यालय है, ठीक है। वहाँ के क्षेत्रों से पूरे बड़ा एरिया ये नहीं कवर करेगी, पूरे जिले में नहीं गुजरेगी। नदी वैसे भी पूरे जिले में नहीं गुजरती है, लेकिन ये और छोटी नदी है तो कुछ कुछ गाँवों को ऐसे कवर करते हुए ये बहती है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो कवर किए गए गांव हैं वो कौन कौन से गांव हैं? इसके द्वारा जो कवर किए गए गांव हैं वो गांव कौन कौन से हैं? जो पांडु नदी है, पांडु नदी आपका एक तो फर्रुखाबाद का गांव ये कवर करेगी। फर्रुखाबाद के अलावा ये कन्नौज, कानपुर देहात इसको कवर करेगी। पास का और कौन सा जिला बचा? ये एक ये, हाँ बस यही इतना ही। फर्रुखाबाद तो हो गया, हाँ फतेहपुर में भी ये बहती है, फतेहपुर जो है यहाँ पर भी। तो इसमें एक आधा आपको नाम याद रहेंगे तो लिख दीजिएगा। एक है ईसन नदी। ईसन जो नदी है, ईसन नदी एटा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एटा के पास ये प्रवाहित होती है, आपको मिलती है। इस मैप को हम इधर कर लेते हैं। एटा के पास ये प्रवाहित होती है, एटा का पास इसका उद्गम होता है, ठीक है। ये आप आइए यहां पे, एटा आपका पड़ेगा इस जगह पे, ये एटा है, एटा यहीं से इसका उद्गम होता है। छोटी सी नदी है, एटा से लगभग 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में आप पड़ेंगे तो वहां पर एक गांव पड़ता है नगला सुजान। यहां पर गांव कौन सा पड़ता है? नगला सुजान। तो नगला का मतलब क्या होता है? गांव होता है ना, उधर गांव के नाम में नगला लगा रहता है, तो नगला सुजान। तो नगला सुजान गांव के पास ये निकलती है, ठीक है। और एटा के पास में लगा हुआ जिला है ये मैनपुरी के अलावा यहाँ पर लगा हुआ जिला देखिए ये कन्नौज है। तो एटा, मैनपुरी, कन्नौज और फिर उसी से लगा हुआ आपको मिल जाएगा कानपुर नगर। तो इनसे होकर ये गुजरती है और लास्ट में ये नदी कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है। गंगा की ये सहायक नदी के तौर पर ये मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। तो ये 5 नदियों को आप याद रखिए, गोमती, वरुणा, सई, पांडु, ईसन। 80 नदी भी है, जो 80 घाट है वो 80 नदी पे, वरुणा और 80 ये मिलके वाराणसी, इन्हीं के माना जाता है, इन्हीं दोनों नदियों के बीच में वाराणसी बसा हुआ है, ठीक है। तो इन नदियों को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हो गई। अब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है ये वाला प्रश्न कि मैदानी क्षेत्र से, यहां पे देखिए मैदानी भाग की नदियों का वर्णन कीजिए, तो आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। 125 शब्दों में पूछा जाएगा तब भी, 200 शब्दों में पूछा जाएगा तब भी घबराइएगा नहीं, मतलब भर का यहाँ पर आपको मैटर मिल गया है। इतने मैटर में आपका आंसर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे यहाँ पे जैसे एक नदी है हिंडन, ये आपसे टिप्पणी में भी पूछी जा सकती है। अगर कई नदियों पे टिप्पणी पूछी जाएगी, मान लीजिए यूपी का पेपर बनाते समय ये लोग कुछ प्रश्न में ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 10 नंबर या 12 नंबर के प्रश्न को ये कई भागों में बांट सकते हैं। और कई भागों में जब ये बांटेंगे तो मान लीजिए कि 4 प्रश्न इन्होंने दे दिए,
तो 3-3 नंबर के और नदियों पे टिप्पणी करा लिए। तो मान लो इन्होंने दे दिया हिंडन नदी। अब हिंडन नदी महत्वपूर्ण क्यों है? इसको किसी कैटेगरी में आप ऐसे नहीं रख सकते। यमुना की ये सहायक नदी है, लंबी नदी भी है, 400 किलोमीटर के लगभग इसका प्रवाह होता है, और सहारनपुर में एक शिवालिक श्रेणी पड़ती है। तो सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी जो पड़ती है, तो शिवालिक श्रेणी जो सहारनपुर का एरिया है, शिवालिक श्रेणी में जो आता है, वहीं से ये निकलती है। और कई जिलों में, शामली है, मुजफ्फरपुर है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, यहां से होते हुए गौतम बुद्ध नगर के पास में एक स्थान पड़ता है मोमनाथ। मोमनाथ में ये यमुना में मिल जाती है। तो हिंडन के बारे में अगर आपसे बाई द वे पूछ लिया जाए तो आपको घबराना नहीं है कि ये नदी कहां से आ गई, ये किसी कैटेगरी में नहीं थी तो वहां पे उठा के इन्होंने रख दिया हिंडन। ठीक है, निकलती कहां से है, उद्गम स्थान याद रखिए, तो सहारनपुर में शिवालिक श्रेणी से निकलती है, और ये मिलती कहां पर है जाके, ये एक स्थान पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, मोमनाथ। तो वहां से यमुना में ये प्रवेश कर जाती है। यमुना में मिलती है कहां पे, मोमनाथ। मोमबत्ती होती है ना, तो ऐसे याद रखिए, हिंडन नदी उसी में जाके मिल जाती है। मानसूनी नदी है, जब जल ज्यादा होता है तो इसका प्रभाव पाया जाता है, लेकिन इसको मैदानी नदियों में नहीं रखा जाता है। मानसून जब आता है, वर्षा का जल होता है, तब इसमें जल मिलता है, वो तो ठीक है, सारी नदियों की ये प्रवृत्ति होती है। लेकिन क्योंकि ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है, हिमालयी अपवाह का भी ये भाग नहीं है, तो अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक आध प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मानसून पर निर्भर रहने वाली ये नदी है। प्रवाह क्षेत्र काफी है, 7000 वर्ग किलोमीटर लगभग ये कवर करती है। गाजियाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो आपका गाजियाबाद शहर है, गाजियाबाद इसी नदी के किनारे पर स्थित है। हो सकता है मैप में ये नदी आपको दिखाई गई हो। ये है गाजियाबाद, इसी जगह ये बहती है। यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहीं पर आप इसको दिखा दीजिएगा। और ये निकलती है कहाँ से, मैंने आपको बताया सहारनपुर से। तो यहाँ पर ऐसे आके ये फिर मिल जाती है। इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल आप नाप तोल के, ये मैप भी जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल सही है। नदियों का तो थोड़ा थोड़ा रुख चेंज भी होता रहता है, बार बार थोड़ी मैप चेंज होता है। मैप तो काफी सालों के बाद अपडेट होते हैं, तो इतना घबराना नहीं है। आपके पास एक पूरा स्कोप रहता है गलतियां करने का, लेकिन गलतियां कितनी करेंगे, गलतियां बहुत ज्यादा ना हो जाए, बस ये ध्यान रखिएगा। महाभारत में इससे संबंधित कहानी एक मिलती है कि इसी, चलिए वो कहानी आपको मैं बताऊंगा तो आप कहानी लिखने लगेंगे। आलमगीरपुर जो है हड़प्पाकालीन स्थल है ना, इस नदी के तट पर माना जाता है कि उसके अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है वो इसी के द्वारा निर्धारित होती है ना, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर इसी नदी के तट पर है। आप समझ सकते हैं कितना इसका महत्व है। ठीक ऐसे ही एक नदी है, आपको मैंने एक नदी ये बताई, ये हिंडन। ठीक ऐसी ही एक नदी याद रखिएगा, हिंडन के अलावा एक नदी है कर्मनाशा। नदी का नाम क्या है, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी बेसिकली गंगा की सहायक नदी है। गंगा की ये सहायक नदी है। ठीक है, अब ये जो नदी है, ये इसका प्रवाह थोड़ा सा उल्टा पाया जाता है। बिहार में जो कैमूर है ना, तो कैमूर से निकलकर ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा में, नॉर्मली नदियां आपको मिलेंगी इधर से इधर बहती हुई, ये इधर से इधर बह रही है। बात समझ में आ रही है? कैमूर जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर यह बहती है। अब यहां पर जो चंदौली का एरिया है, आप इधर जाएंगे तो मिर्जापुर का जो एरिया है, आप जाएंगे गाजीपुर का जो एरिया है, ये सब इसमें आते हैं। इधर से इधर को बहती है। अब यहाँ पे ये नहीं है, थोड़ा सा इसको इतना ध्यान रखिए। इस जगह पे इधर आपको मिलेगी, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, इधर भी थोड़ा सा एरिया आपको कवर करती मिलेगी। चलिए इस मैप पे देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर भी दिखाई तो कतई नहीं गई होगी, ये वाला एरिया है, तो इसी जगह पे आप समझ सकते हैं। इस जगह पे इधर आप समझें, इधर मिर्जापुर का ये एरिया है ना, इस जगह ये पूरा एरिया इसके अंतर्गत आ जाएगा। चंदौली, गाजीपुर का ये गाजीपुर है, गाजीपुर का एरिया पूरा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बहती है। ठीक है, और गाजीपुर में ही आके ये क्या करती है,
गंगा से अपना मिलन कर लेती है। तो ये वास्तव में कर्मनाशा जो है वो क्या है, गंगा की सहायक नदी है। कहां पर ये मिलती है, गाजीपुर में। बहती कहां कहां पर है, गाजीपुर में तो बहती ही है, ये तो वैसे ही याद हो गया। मिर्जापुर में बहती है, ठीक है। निकलती कहां है, कैमूर से, बिहार से निकलती है। और इसका फ्लो क्योंकि इधर पाया जाता है तो थोड़ा सा ये अलग हो गई, इंपॉर्टेंट हो गई। धुआं कुंड और देवदरी प्रपात इस पे पाए जाते हैं। धुआं कुंड और देवदरी प्रपात ये इस पे पाए जाते हैं। देवदरी प्रपात और धुआं कुंड ये दो प्रपात हैं जो कर्मनाशा और उसकी सहायक नदियों पर मौजूद हैं, ठीक है। चंदौली, चंदौली में भी है, एक याद रखिएगा, चंदौली, चंदौली में भी ये बहती है। तो ये दो नदियां हैं जो छोटे प्रश्न बनाए जाएंगे तो उसमें हो सकता है इनको रख दिया जाए। अब एक प्रश्न हमने आपको दिया है केन बेतवा लिंक परियोजना पे। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पे 125 शब्दों में आप क्या लिखेंगे, नोट करिए। ये तो जीएस फर्स्ट पेपर के लिए भी वैसे इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा इंटरलिंक इसका पूरा नाम है, इंटरलिंक लिख दीजिए, आपस में जुड़ रही है ना, तो इंटरलिंक परियोजना। ये देखिए, कॉपी इमेज इसी पे ले आते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये आपका, ये मैप आपको दिखाना है। अब इतना जटिल तो आप नहीं बना पाएंगे। ये मैप आपको दिखाना है, 2 स्टेट 2 रिवर एंड ए लिंक। कितना बढ़िया है इसका, 2 राज्यों की 2 नदियों को, एक राज्य की एक दूसरे राज्य की नदियों को जोड़ के एक लिंक बनाना है, मतलब जोड़ना है उसको। उद्देश्य क्या है, मध्य प्रदेश की है केन नदी, ये केन रिवर मध्य प्रदेश। तो इसमें जो अतिरिक्त जल हो, इसका जो अतिरिक्त जल हो, ज्यादा मात्रा में इसमें जो जल, इसकी जरूरत नहीं है इस नदी में, इससे ज्यादा जल जो पाया जा रहा है, अतिरिक्त जल मतलब वही है। और उत्तर प्रदेश की है ये बेतवा नदी, ये नदी है आपकी यूपी की, इसका जो अतिरिक्त जल हो, तो दोनों में अतिरिक्त है, तो ऐसा नहीं है, इसका अतिरिक्त जल नॉर्मल नहीं है, इसमें जल की कमी है। तो इसमें क्या किया जाए, ये जो अतिरिक्त जल है ये वाला, ये अतिरिक्त जल किसका है, केन का, इसको बेतवा में डाल दिया जाए। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये परियोजना बनाई गई, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। इंट्रोडक्शन यहां से शुरू होगा, पूरे भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। तो मध्य प्रदेश की केन नदी का जो अतिरिक्त जल है उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में प्रवाहित करना इसका लक्ष्य है। और लक्ष्य क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो ये ललितपुर है, उत्तर प्रदेश का ये जो झांसी है, उत्तर प्रदेश का महोबा है, इन जिलों में जल की कमी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को क्या मिलेगा, अगर ये दोनों जोड़ दिया जाएगा, फ्लो अच्छा हो जाएगा,
तो मध्य प्रदेश के जो ये पास के जिले हैं, इसमें जैसे पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, ये सारे जो जिले हैं, है ना, ये आपका पन्ना है, छतरपुर है, ये आपका टीकमगढ़ है, ये जिले मध्य प्रदेश के, ललितपुर, झांसी और महोबा उत्तर प्रदेश के, ललितपुर, झांसी, महोबा उत्तर प्रदेश के, इसको ऐसे आप चिन्हित करिए, ललितपुर, झांसी, महोबा उत्तर प्रदेश के, और पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़, ये देखिए ये 3 जिले मध्य प्रदेश के। इनको जोड़ देने के बाद में पानी की किल्लत यहां पे दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या बस ऐसे जोड़ देंगे बस काम चल जाएगा? कुछ बांध बनाने पड़ेंगे ना। तो एक बांध इसमें है दौधन बांध, एक बांध, दूसरा इसमें जो बनाना है मकौरिया बांध। ये 2 बांध आप याद रखिएगा, मकौरिया बांध, दौधन बांध, मकौरिया बांध। बहुत सारे इसमें बैराज बनेंगे। बैराज क्या करता है? जल को रोक लेता है, जब जरूरत होती है तो पानी को छोड़ा जाता है, नहीं तो जल या पानी ऐसे रुका रहता है। बैराजों की श्रृंखला पूरी बनानी पड़ेगी। इसके लिए जब प्लान किया गया तो इसमें देखा गया 230 किलोमीटर लंबा पूरा एक आपको कंक्रीट का, इस तरीके से डेवलपमेंट कंक्रीट का करना पड़ेगा, नहर प्रकार का, जो दोनों को जोड़ सके। दोनों का जो एक्सेसिव वाटर है, अतिरिक्त जल है, वो उसमें प्रवाहित करने की जरूरत पड़े तो उतनी सहनशीलता उसमें होनी चाहिए, उतनी क्षमता होनी चाहिए, सहन क्षमता इतनी होनी चाहिए, यानी कि उसका इतना एरिया डेवलप होना चाहिए कि उतना पानी उसमें छोड़ा जा सके। जब कोई परियोजना बनाई जाती है तो कोशिश की जाती है कि इसका बहुउद्देश्य हो, तो इससे बिजली उत्पादन की भी बात की जाती है। बिजली उत्पादन में इसमें कोशिश की जा रही है कि 72 मेगावाट का 72 मेगावाट का एक प्लांट इसमें लग जाए तो इतनी बिजली भी उत्पादित हो जाएगी। बाकी कैसे बंटवारा होगा ये तो बात की बात है, जैसे जैसे योगदान रहेगा उस तरीके से बंटवारा हो जाता है, जल का कितना योगदान होगा, है ना। अब अगर ये सफल हो जाती है तो एक तो विद्युत उत्पादन हो जाएगा, दूसरा जो कृषि के लिए जल चाहिए, कृषि जल मिल जाएगा, तीसरा पीने के लिए जल जो चाहिए इन क्षेत्रों में जहां पर कमी है, पीने के लिए जल इससे मिल जाएगा, पेयजल की उपलब्धता बढ़ जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक मुद्दा ये है, ये जो परियोजना चलाई जाएगी तो पन्ना टाइगर रिजर्व यहां पर देखिए पड़ता है, इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, इसको आप देखिए, पन्ना टाइगर रिजर्व यहीं पे पड़ता है। ये देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व का एरिया इससे प्रभावित होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं, यहां पर सियारों की प्रजातियां पाई जाती हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व में शेर भी पाए जाते हैं, अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इनका जो आवास है, ऐसा ना हो कि जल प्लावित हो जाए और ये पूरा डूब जाए, ये पर्यावरणीय प्रभाव है। घड़ियालों की संख्या यहां पर पाई जाती है, घड़ियाल अभयारण्य है। तो यहां पर एक बैराज अगर बनाया जाएगा तो बैराज निर्माण होने से एक तो आवास इनका प्रभावित होगा, पानी जहां पे नहीं था वहां पानी आ जाएगा, जो डूब जाएगा। दूसरा इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़ेगा, बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियों को हटाना पड़ेगा। तो पर्यावरणीय मुद्दे यहां पे बहुत गंभीर है, विरोध भी होता रहा है, अब जाके थोड़ा सा क्रियान्वयन लग रहा है कि शुरू हो रहा है। अपडेट हमेशा लेते रहिएगा। अब बात आती है कि इसको लिखेंगे कैसे। केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना पर 125 शब्दों में लिखना है, तो ऐसे शुरू करिए कि यह भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश की केन नदी के अतिरिक्त जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में प्रवाहित करना है। इस योजना से बिल्कुल ठोस मटेरियल लिखिए, उत्तर प्रदेश का झांसी, ललितपुर, ऐसे आप लिखिए, ललितपुर, झांसी, महोबा, और मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर और टीकमगढ़ जिले लाभान्वित होंगे। इसके अंतर्गत दौधन और मकौरिया ये 2 बांध निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है या योजना बनाई गई है। कई बैराज इसमें बनाए जाएंगे और लगभग 230 किलोमीटर के आसपास कंक्रीट नहर के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है।
इस परियोजना के अंतर्गत 72 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य शामिल है। अगर यह परियोजना सफल होती है तो पीने के जल यानी कि पेयजल, कृषि के लिए जल यानी कि सिंचाई के लिए जल, और साथ साथ में जो आप कह सकते हैं खाद्य सुरक्षा भी इससे सुनिश्चित होगी, क्योंकि वहां पे खेती अगर अच्छी होगी तो खाद्य सुरक्षा की भी बात आप यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि कृषि को बढ़ावा मिलेगा। परंतु पर्यावरणीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत पाई जाने वाली जो फ्लोरा एंड फाउना है, जीव जंतु और वनस्पतियां हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। और स्पेसिफिक लिखना है तो गिद्ध, और स्पेसिफिक लिखना है तो घड़ियाल का जिक्र करिए, सियारों का जिक्र करिए, और बाकी जब बैराजों का निर्माण होता है तो उसका पर्यावरणीय प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे आप नोट लिख सकते हैं। मैप में बस आपको इतना दिखा देना है, दोनों ये इसी मैप में आप दिखा सकते हैं। ऐसे ये वाला जो मैप है यहीं पर आप दिखा दीजिए कि ये झांसी है, ये देखिए यही क्रम आप याद रखिए, ललितपुर, झांसी, महोबा। तो यहाँ पर ये ललितपुर हो गया, ये झांसी हो गया, महोबा, और यहाँ का जो है इनका इधर दिखा दीजिए, ये एरिया दिखा दीजिए। ये यहाँ पर पन्ना है, ये देखिए ये पन्ना हो गया, पन्ना के बाद में ये छतरपुर है और ये टीकमगढ़ है। ऐसा मैप में क्लियर करना पड़ेगा, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, इस तरीके से क्रम दिखा दीजिए इस पे एक लाइन पे ऐसे कि ये लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा शब्द हो रहे हैं तो थोड़ा सा ये डायग्राम वगैरह बनाइए, फिगर वगैरह बनाइए, नहीं तो आप बुलेट पॉइंट में पैराग्राफ में लिखिए। जहाँ पे मटेरियल कम हो वहाँ पे पैराग्राफ में लिखिए, जहाँ पे मटेरियल ज़्यादा हो वहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखकर आप चीज़ों को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो ये आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो गया। जो प्रश्न अभी हमने कहा था कि ये प्रश्न आप तो इसको लिख के आप एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, और उस लिंक में मैं आंसर राइटिंग का, वो वास्तव में ग्रुप है, अब उसमें आंसर राइटिंग भी स्टार्ट होने जा रही है, 1 तारीख से सब फुल पेज में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भेजिएगा। आपस में आप लोग डिस्कस भी उसमें कर सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं उसमें। तो ये जो है 1000 से ऊपर है, हज़ारों की संख्या, 1000 से तो ऊपर है ही है। अब कितने बढ़ जाते हैं ये आप लोग जाने, तो वहाँ पर ये प्रश्न लिख के आप भेज सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो ये प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। मैदानी भाग की नदियों वाला प्रश्न हो गया। अब देखिए गंगा प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए। अब गंगा प्रदूषण क्यों हो रहा है ये सबको पता है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है वो कितना फलीभूत हो रहा है पता तो वो भी सबको है, वो कितना फलीभूत हो रहा है, उससे क्या लाभ मिल रहा है, इस पे हमको चर्चा करनी है। ठीक है ना, तो नदियों से संबंधित कई परियोजनाएं चल रही हैं, खास करके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजनाएं। जैसे एक गंगा एक्शन प्लान है। गंगा एक्शन प्लान के बारे में आप अगर जानते, ये पेपर फर्स्ट और यहां दोनों में काम करेगा। गंगा एक्शन प्लान, गंगा कार्य योजना इसको बोलते हैं, हिंदी में कहीं कहीं गंगा कार्यकारिणी योजना भी आपको मिलेगा। तो इसका एक फर्स्ट चरण था, फर्स्ट फेज था। उद्देश्य क्या था, आपको डेटा याद है या नहीं याद है? इसका उद्देश्य क्या था, शब्द कैसे, कौन से शब्द यूज करने हैं, पर्पज क्या था इसका? तो गंगा के जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। जल की गुणवत्ता किसकी? गंगा नदी की। और गंगा नदी की क्या, जो जल है, तो इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो गुणवत्ता स्तर है, इसको सुधारना, ये इसका लक्ष्य था। अगर इतना आपको पता है तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। अब ये सुधरेगा कैसे? आपको पता है कि गंगा नदी बहुत सारे उद्योगों का कचरा प्रवाहित होने के कारण प्रदूषित है। गंगा नदी में गंगा नदी में आप देखिए आगरा से शुरू होता है और यहां पर आप आएंगे कानपुर तक, इतना ज्यादा कचरा, यमुना नदी, गंगा नदी, ये सब इससे पीड़ित है ना, दोनों नदियां पीड़ित है। और यमुना नदी का जल भी क्योंकि गंगा में मिल जाता है, उसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी योजना हम चला रहे हैं तो सबसे पहले प्रदूषण का जो स्रोत है, निबंध के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रदूषण स्रोत को आपको रोकना पड़ेगा। अब फिर जो प्रदूषण फैल गया है, इस प्रदूषण को दूर करना पड़ेगा। पहले तो आप स्रोत को रोक दीजिए, आगे प्रदूषण फैले ना। और दूसरा है कि जो प्रदूषण फैल गया है उसको साफ करिए। तो प्रदूषण जो फैला है, मान लीजिए कि गंगा का जल दूषित है तो उसमें बहुत सारा कचरा मिला है, तो जो निकाला जा सकता है उसको आप निकालिए। और बाकी जो जैसे सीवर लाइन है या औद्योगिक इकाइयों का कचरा है, ये वहां से जो गंदा पानी है, मैला पानी है, वो जा रहा है, तो उनको आपको रोकना है।
अब साफ करने के लिए कई बार नालों की दिशा को परिवर्तित करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक लेवल पे, कई बार जल को शुद्धिकरण की तकनीक के माध्यम से शुद्ध करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे। जो सीवेज का पानी जाता है, वो जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, है ना, वहां पे उसको पहले क्या किया जाए, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वहां से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वहां से जल को गुजारा जाए, और जब ये ट्रीटमेंट हो जाए इनका, ये पानी शुद्ध हो जाए, मतलब शुद्ध का मतलब पीने योग्य नहीं, लेकिन नदी में डालने योग्य हो जाए। कई बार इसका उपयोग हम खेती किसानी में भी कर सकते हैं। तो योजना जो ये चलाई गई गंगा एक्शन प्लान, उद्देश्य था गुणवत्ता में सुधार करना, और इसके अंतर्गत फर्रुखाबाद, कानपुर, आप आएंगे इधर वाराणसी, बीच में प्रयागराज, मिर्जापुर, इन सारे क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया। जहां जहां से ये गुजर रही है इनको सम्मिलित किया गया। और प्रथम चरण के दौरान यही जो कोशिशें की गई थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, पंपिंग स्टेशन लगाए गए, पहला एक प्रयास किया गया। दूसरा किया गया पंपिंग स्टेशन, पंपिंग स्टेशन यानी कि जो जल है उसको, शुद्ध जल को गंगा नदी में अगर आपको मिलाना है तब तो चलो ठीक है, लेकिन अगर गंदा जल है तो उसको अलग कर दिया जाए, तो पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे जो सौदाह गृह हैं, सौदाह गृह गंगा नदी के किनारे हैं। अब वो क्या किया जाता है, कई बार मुर्दों को ऐसे ही बिना जलाए उसी में फेंक दिया जाता है, कई बार जलाया गया आधा जला उसमें फेंक दिया गया, कई बार ऐसे ही गंगा लाभ करा दिया जाता है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे सम्मिलित तौर पर, तो ये सारे प्रदूषण के कारण हैं। ठीक है, सौदाह गृहों को हटाना है। जो नदी घाट हैं वो बड़े गंदे होते हैं, तो प्रथम चरण में नदी घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया, नदी घाटों का निर्माण किया गया, साफ सफाई, क्योंकि घाटों से बहुत सारा कचरा जाता है। पूजा पाठ हुआ और जितना फूल पत्ती हुआ सब पंडित जी ने उसमें उठा के फेंकवा दिया। हम लोगों ने उसी में स्नान किया और उसी में पता चला अपने गंदे कपड़े साफ कर लिए। ठीक है, साबुन से हमने स्नान किया, साबुन से स्नान करने के बाद में उसमें केमिकल हमने मिला दिया, जितना तेल साबुन पानी सब था सब मिला दिया, तो उसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, जो जीवाणु पाए जाते हैं, जो उसमें मछलियां पाई जाती हैं, उनके लिए वो नुकसानदायक है। और ये सब क्या करते हैं, जल को साफ करने का काम करते हैं। पहले चरण के अंतर्गत ये सारे प्रयास किए गए। दूसरा चरण जब आता है गंगा एक्शन प्लान का, दूसरा चरण देखिए, सेकेंड चरण। सेकेंड चरण में क्या किया गया, अब इसके आगे की बात की जाएगी। सेकेंड चरण के अंतर्गत जो इसकी अन्य सहायक नदियां थी उनके प्रदूषण को दूर करने का प्रयास किया गया। पहले चरण में गंगा, दूसरे में जैसे यमुना है, लखनऊ क्योंकि गोमती नदी के किनारे है तट पर, तो ये गोमती भी बहुत प्रदूषित थी, तो यमुना गोमती इनके प्रदूषण स्तर को कम करने का प्रयास किया गया। अब यहां पर भी वही सारी चीजें की जाएंगी, गंगा यमुना गोमती, ये सब द्वितीय चरण में। गंगा तो कवर पहले चरण में हो गई थी, यमुना और गोमती को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो ऐसा नहीं कि गंगा पे काम बंद हो गया, गंगा पे भी काम चल रहा था। यूपी में जो हो रहा है वो मैं बता रहा हूं, यूपी में, बाकी का नहीं मतलब है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 12 नगर थे जिनको द्वितीय चरण के अंतर्गत, यमुना के किनारे के 8 नगर थे और गोमती के किनारे के 3 नगर थे। यहाँ पे यमुना में देखा जाए तो 8, और गोमती के जो 3 नगर थे इसमें एक लखनऊ भी शामिल था, है ना, एक लखनऊ इसमें भी शामिल था। और दूसरा कौन सा था, एक इसमें हो जाएगा आपका जौनपुर, एक सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर और एक जौनपुर। इसके अलावा गंगा के किनारे जो नगर थे उसमें जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, ये सब इसमें शामिल किए गए। और जापान का इसमें सहयोग लिया गया, जापान सरकार ने इसमें सहयोग किया था, इसमें भागीदारी की थी। और जापान की मेन जो भागीदारी थी वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, यानी कि कैसे वाटर को साफ किया जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कैसे बनाया जाए, है ना, कैसे नदियों का जो प्रदूषित जल है उसको, उसका स्तर कैसे घटाया जाए, नदियों में जो कचरा मिला है उसको, तो ये टेक्नोलॉजी जो सपोर्ट था, टेक्निकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी हमको दी जापान ने। अब मेट्रो का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ है सब जापान। जब एडीबी से ऋण आप लेते हैं तो एडीबी का मुखिया जापान ही है, जापान ही ये सब करता है। उत्तर प्रदेश ने ऋण लिया, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, तो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में
ये ऋण लिया गया, लाया गया। तो ये जो मेट्रो का डेवलपमेंट यूपी में हुआ है, खास करके लखनऊ में जब शुरू हुआ, तो ये जबरदस्ती एक प्रकार से थोपा गया था। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, गवर्नमेंट कहे कि हमने इसको बनाया और ये चुनाव की स्ट्रेटजी थी, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन पहले जापान ने कहा कि ठीक है ऋण लोगे, लेकिन उसके बाद में हमारी टेक्नोलॉजी आपको ले जानी पड़ेगी, हमारे देश में कुछ पैसा आना चाहिए। तो मेट्रो ये थोप दिया गया, कहा गया ले जाओ मेट्रो, हमारी जापान की मेट्रो वहां पे चलाओ, तभी हम ऋण मंजूर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लिए जो एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण आया, तो ये जापान की टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान वाले आगे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपनाया गया गंगा एक्शन प्लान के तहत। 1993 में ये दूसरा चरण, 3 शहर यूपी के इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है जो गोमती नदी के किनारे हैं, लखनऊ, सुल्तानपुर और ये जौनपुर। इसके लिए गोमती कार्यकारिणी योजना का निर्माण किया गया था। गोमती कार्यकारिणी योजना, क्योंकि ये राजधानी शहर में बहने वाली नदी है, तो इस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था, कार्यकारिणी योजना बनाई गई थी। बाकी यमुना की क्या स्थिति है आप जानते हैं, तो इतना लिख के आप इसमें अपना आंसर कंप्लीट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, बाकी नमामि गंगे योजना चल रही है, गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए। वैसे भी आप फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, तो जो वहां पढ़ रहे हैं यहां अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, भाई यूपी में क्या हो रहा है ये देख लेना है। नमामि गंगे योजना, उद्देश्य क्या है इसका भी, गंगा को स्वच्छ करना है ना, गंगा को संरक्षित करना, गंगा का स्वच्छीकरण करना, निर्मलीकरण करना। बस ये है कि ये एक एकीकृत संरक्षण अभियान है। ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड एकीकृत संरक्षण अभियान है। ये सबसे इसकी विशेष बात है। अभियान लिखिए ज्यादा सही रहेगा। योजना से ये अभियान हो गया कि आपको हमको करना ही है, एक मुहिम छेड़ दी गई, सारी चीजों को एक साथ लाया गया। पहले एक योजना लाई जाती थी तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, दूसरा रहता था तो औद्योगिक कचरे की निगरानी, तीसरा रहता था नदी तटों का अलग से विकास किया जा रहा है, नदी की सफाई अलग से की जा रही है, जन जागरूकता के लिए अलग से मुहिम चलाई जा रही है। इसमें क्या किया गया, सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया। जैसे इसमें आपको लिखना हो कि एकीकृत इसको क्या कह रहा है, इसके कौन कौन से कार्यक्रम थे, तो एक तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वाला लगाया गया कार्यक्रम इसके अंतर्गत, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत सारे बनाए गए, है ना। दूसरा जो नदी तट है, नदी तटों का विकास, नदी तटों का विकास किया गया, जागरूकता इसी के अंतर्गत फैलानी है, जागरूकता का इसी के अंदर प्रचार प्रसार करिए, अलग से क्या। अब उद्योगों का जो कचरा निकल रहा है, इंडस्ट्रियल जो भी कचरा, जितना भी कचरा था, उस कचरे को भी इसी के अंतर्गत शामिल कर लिया है कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ये है। तो एक साथ एक तरफ कचरा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अगर तटों का विकास नहीं हो रहा है तो कचरा फिर जा भी रहा है, तो उद्योग वाला तो छुट्टी पा गया, लेकिन एक छोटे स्तर पे तो इससे भी जा रहा है ना, तो साथ साथ में लेके चला जाए। इसमें ध्यान रखा गया बायोडायवर्सिटी भी नष्ट ना हो, जैव विविधता पे भी ध्यान दिया गया। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो जैव विविधता भी शामिल होती चली जाएगी। जैव विविधता है तो अब क्या किया जाएगा, किनारे किनारे पे जैसे वृक्षारोपण है, वृक्षारोपण कार्यक्रम भी यहाँ पे चलाया जाएगा। वृक्षारोपण से क्या होता है, कटाव नहीं होता है। वृक्षारोपण से क्या होता है, जो नदी में सिल्ट और गाद की मात्रा है वो नहीं बढ़ती है, जड़ें उसको रोके रहती हैं। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत की गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। सफाई सुथराई भी करना है, नदी की सफाई, बड़ी बड़ी मशीनें लाई गई थी, जापानीज मशीनें थी वो, नदी की सफाई, ये सब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इसी के अंदर, ये इसके पहलू हैं, ठीक है। बाकी गंगा को स्वच्छ करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान भी चलाया जा रहा है, फर्स्ट पेपर में आप पढ़ेंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यकारिणी संस्था, कार्य करने वाली संस्था जो राष्ट्रीय गंगा परिषद है, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान उसकी कार्यकारिणी संस्था है। जो प्रशासकीय समिति परिषद है और कार्यकारिणी समिति है, उसको मिला के ये व्यवस्था की गई है, द्विस्तरीय व्यवस्था इसमें की गई है, प्रशासकीय परिषद और कार्यकारिणी परिषद। तो कार्यकारिणी जो संस्था है वो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान है, 2001 में इसकी स्थापना की गई थी, पंजीकृत संस्था के तौर पर यह कार्य करती है, गंगा को स्वच्छ करने का ये मिशन चलाती है।
ठीक है। अब एक वो तो आप वहां पढ़ेंगे, लेकिन एक अभियान उत्तर प्रदेश राज्य स्वच्छ गंगा अभियान उत्तर प्रदेश है, ये मैं आपको बता दूं, राज्य स्वच्छ गंगा अभियान। इस पे आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा के लिए राज्य में क्या किया जा रहा है, गंगा की सफाई के लिए। ये कहां का, ये यूपी का। जो नमामि गंगे कार्यक्रम चल रहा है ना, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, नमामि गंगे और जलापूर्ति जो कार्यक्रम है, ग्रामीण जलापूर्ति, खास करके ग्रामीण जलापूर्ति, इसको मिला के उत्तर प्रदेश शासन ने एक अलग विभाग बनाया है और एक विभाग ही बना दिया गया। नमामि गंगे का योजना जो केंद्र सरकार की है उसको, और ये ग्रामीण जलापूर्ति का काम देके एक विभाग बनाया गया, और इसका उद्देश्य है गंगा निर्मलीकरण करना, गंगा को निर्मल करना, स्वच्छ करना। उत्तर प्रदेश में गंगा जितना पर्यावरणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही नहीं वरन पूरे भारत में सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इनका महत्व है। तो राज्य स्वच्छ गंगा मिशन जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का एक विस्तार है। आप ये जान लीजिए, जो राष्ट्र स्तर पे चल रहा है उसको आप ऐसे लैंग्वेज दीजिए, लिखिए कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का विस्तार करके उत्तर प्रदेश में एक पूरा विभाग ही बना दिया गया है। यानी कि व्यापक स्तर पे यहाँ पे कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से नमामि गंगे जो कार्यक्रम चल रहा है, स्वच्छ गंगा अभियान जो चल रहा है, इन सब को सही से क्रियान्वित करने का जिम्मा इस विभाग के पास है। हमारे यहाँ गंगा यात्रा होती है, 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। बिजनौर से कानपुर की यात्रा, बिजनौर से कानपुर, इसके बीच में माना जाता है गंगा प्रदूषित यही होती है। बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और बिजनौर से आते आते यहाँ पे आप दिखाइए कानपुर, बिजनौर से कानपुर के बीच में ये प्रदूषित हो जाती हैं। तो गंगा यात्रा यहां से शुरू की जाती है बिजनौर से और कानपुर तक, जागरूकता के लिए 5 दिवसीय आयोजन ये किया जाता है ना। तो एक चरण में बिजनौर से कानपुर पहुंच जाते हैं और दूसरा जो चरण होता है, बिजनौर से कानपुर की यात्रा एक हो गई, दूसरा फिर बलिया से शुरू होता है, सॉरी कानपुर से शुरू होता है और कानपुर से बलिया तक जाता है। ये 2 चरण में इसको करते हैं। ये सेकंड चरण है और एक चरण यहां पर ये फर्स्ट चरण है, ये गंगा यात्रा। और ये गंगा यात्रा 5 डेज की होती है, 5 दिवसीय होती है। और उद्देश्य क्या है, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जन जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना, कैसे स्वच्छ रखें, मल त्याग वहां पे ना करें, है ना, वहां पे जला के ऐसे अधजले ना फेंकें, है ना, वहां पे पेड़ पौधे जो किनारे के हैं उनको ना काटें, नालों को उसमें ना गिराएं, सीवेज सीधे उसमें ना जाए। ये सारी चीजें इसमें कोशिशें की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही झील कार्यकारिणी योजना भी है। उत्तर प्रदेश झील कार्यकारिणी योजना राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना का विस्तार वो माना जाता है। तो हमारे यहाँ जितनी झीलें हैं उनको भी संरक्षित करने का तो काम है। जैसे महोबा में एक पड़ता है मदन सागर, गोवर्धन में एक पड़ता है मानसी गंगा ताल, गोरखपुर में रामगढ़ ताल, नोट करिए, गोरखपुर का रामगढ़ ताल, गोवर्धन का मानसी गंगा ताल और झांसी का लक्ष्मी ताल, महोबा का मदन सागर। ये सब नाम प्रस्तावित किए गए हैं कि इनको संरक्षित किया जाएगा। सबसे ज्यादा मानसी जो गंगा ताल है गोवर्धन में, ये प्राथमिकता के तौर पर इसको रखा गया है। यमुना के पुनर्जीवीकरण के लिए 30 वर्षीय योजना सरकार ने बनाई है। इसको भी एक पॉइंट के तौर पे नोट कर लीजिए कि नदियों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है। यमुना को पुनर्जीवित करना है, 30 साल की योजना ये तैयार की गई है। जल की कमी है यमुना में, प्रदूषण है यमुना में, तो कैसे उसका प्रबंधन किया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश यमुना का सबसे बड़ा प्रदूषक है। यमुना में जितना प्रदूषण है उसमें
जो हिंडन नदी है वो औद्योगिक कचरा लाके इसमें पाट देती है, जो हिंडन नदी अभी मिली थी तो वो लाके औद्योगिक कचरा पूरा पाटती है। अब पुनर्जीवित करना है तो जल चाहिए, कहां से लाया जाए? तो रामगंगा है, उससे ले लीजिए, गोमती ले लीजिए, राप्ती ले लीजिए, घाघरा ले लीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो गंगा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, सोन, पुनर्जीवन योजना जब बनाई गई तो इनको शामिल किया गया उसमें, कि शामिल करके इसको पुनर्जीवित किया जाए। तो ये वाला जो प्रश्न था, अब आप इसका उत्तर आसानी से दे लेंगे। लैंग्वेज देखिए आपकी होनी चाहिए, मैं इसमें लिख के भी आपको दे दूं, अगर आप लैंग्वेज नहीं दे पा रहे हैं तो समस्या आपको होगी। गंगा में प्रदूषण ही नहीं, नदियों में प्रदूषण का पूरा तैयार हो गया, और गंगा के लिए जो प्लान चल रहा है उसको लिख के दिखाइएगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हमारा जो अपवाह तंत्र वाला पूरा एक आप कह सकते हैं चैप्टर था वो समाप्त हुआ। 2 क्लासेस में हमने की हैं, और भूगोल की 1 क्लास और हमने की थी, वो जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था। उत्तर प्रदेश के बारे में उसमें हमने जो भी चर्चा की थी वो भूआकृतिक खंडों में डिवाइड हमने किया था, तो पहली क्लास देखिएगा। और उस क्लास के बाद में आप दूसरी क्लास क्रम से ऐसे देखते जाइए, और ऐसे तीसरी क्लास, ये जो आज तीसरी क्लास है ये, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंतर्गत अपवाह तंत्र अब हो गया है। अब अपवाह तंत्र के बाद में हमको डिस्कस करना है, जैसे हम जलवायु डिस्कस कर सकते हैं, या हम यहाँ की मृदा को डिस्कस कर सकते हैं। तो इन्हीं में से कोई डिस्कशन होगा, पढ़ के इसको रहिएगा। थैंक यू सो मच।